Jai Hind students, welcome to the English class. Today we will continue our lesson Silk Road Part 2 written by Nick Middleton. बच्चों, आज हम हॉर्नबिल बुक के आखिरी अध्याय का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेसन शुरू करने से पहले हम पिछले पार्ट 1 का अवलोकन कर लेते हैं। निक मिडल्टन describe his thrilling but difficult journey of Mount Kailash. He was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. निक मिडल्टन ने इस कठिन परंतु रोमांचक यात्रा का वर्णन इस अध्याय में किया है। यह यात्रा उन्होंने राबू से शुरू की और माउंट कैलाश की परिक्रमा करके पूरी करी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सुंदर नज़ारे देखे। जब वो राबू से आगे चैंगटिंग से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्हें बर्फ के 15 मीटर ऊंचे टीले मिले। उसे पार करके जब वो मैदानी भाग में पहुंचे तो हिरण, जंगली गधे और पहाड़ी डॉग से उनका सामना हुआ। कुछ दूरी पर बंजारों के शिविर मिले। वो जब 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे तो कम दबाव के कारण राइडर का सर दर्द से फटा जा रहा था। वहां उन्होंने एक धार्मिक स्थल पर परिक्रमा की और पेट्रोल पंप में रुककर टायरों की जांच करवाई। वहां से नीचे उतरने के बाद वो एक रेस्तरां में रुके जहां पर नमक की खदान में काम करने वाले लोग मिले। आइए इसके आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में देखते हैं। बट आई हैड टू वेट. Seaton told me to go and drink some tea in Horse only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. The good views of lake through one of them helped to compensate for the drought. लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा क्योंकि सीटन ने मुझे हॉर के एकमात्र कैफे में चाय पीकर आने की राय दी, जो शहर की बाकी इमारतों की तरह बहुत खराब हालत में था। इसकी टूटी खिड़कियों में से एक खिड़की से झील का दृश्य दिख रहा था जिसे ठंडी हवा आ रही थी। आई वॉज सर्व्ड बाय अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। हाफ एन आवर लेटर सीटन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash. जब मैं सीटन के कहने पर हॉर के उस कैफे में गया तो वहाँ पर फौजी लिबास में एक चीनी व्यक्ति आया और उसने मुझे एक ग्लास और एक थर्मस चाय दी। आधे घंटे बाद सीटन ने मेरा अकेलापन खत्म किया और हम कैलाश पर्वत की ओर ढेर सारी चट्टानों को पार करते हुए शहर से बाहर निकल गए और पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I read to earlier travelers. First encounters with Lake Mansarovar. Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. हॉर में मेरा अनुभव पहले की यात्रियों से बिल्कुल अलग था। उन पुराने लोगों में से एक जापानी भिक्षुक अकाई कावागुची जो 1900 में आए थे, उन्होंने इस लेक के बारे में कहा था कि मानसरोवर झील की पवित्रता को देखकर वो इतने भावुक हो गए थे कि रोने लगे थे, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM we drew outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. Kicking around in an open air rubbish dump and passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though it truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अंत में हम जब दोबारा वहाँ से निकले तो अंधेरा हो गया था। 10:30 हो चुके थे जब हम डार्चिन के एक गेस्ट हाउस पर रुके। हमारे लिए एक और कठिनाई वाली रात थी क्योंकि हॉर में जो गंदगी थी गंदगी के खुले ढेर थे, उसके कारण मुझे जुकाम हो गया था जो जड़ी बूटी वाली चाय पीने से भी दूर नहीं हुआ। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप आई वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन. My watch told me I was at
4,760 meters. It was not much higher than Rabu. And there I would been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. मेरी नाक बंद हो गई। मुझे पूरी तरह ऑक्सीजन मिल पाएगी इस पर मुझे शंका थी, पर अब हम 4,760 मीटर की ऊंचाई पर थे। यह ऊंचाई राबू की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं पूरी रात लंबी लंबी सांस लेता रहा। मैं अपनी इस हालत से घबरा भी रहा था। Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitted enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. Something was wrong. My chest felt strangely heavy and I set up a movement that cleared my nasal passes almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. मैं थका हारा था और भूखा भी था। मैंने नाक के एक छिद्र से सांस लेना शुरू किया, जिससे मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगी। जैसे ही मुझे नींद लगने लगी, मैं हड़बड़ाकर उठ गया, क्योंकि मेरी छाती भारी हो रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं उठकर बैठ गया। एक ऐसी हरकत हुई जिससे मुझे राहत मिली और मुझे सांस आने लगी। Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down, my sinus filled and my chest was odd. I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did not, might never wake up again. So I stayed awake all night. अचानक से उठने से मुझे थोड़ा अच्छा लगा। सांस ठीक चलती रही, पर लेटने पर फिर वही परेशानी हो रही थी कि सांस आनी बंद हो जाती थी। सांस ना आने के कारण सोने से डर लग रहा था। मेरे अंदर की आवाज़ कह रही थी कि यदि मैं सो गया तो जाग नहीं पाऊंगा। इस कारण मैं पूरी रात जागता रहा। Seaton took me to the Darchen Medical College the following morning. The medical college at Darchen was new and looked like a monastery. We found a Tibetan doctor who were none of the paraphernalia that I would been expecting. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms, he shot me a few questions while feeling the vein in my wrist. अगली सुबह सीटर मुझे डार्चेन मेडिकल कॉलेज ले गया, जो बाहर से बौद्ध विहार जैसा लग रहा था। कमरे में एक तिब्बती डॉक्टर भी था। उसके पास कोई डॉक्टरी सामान नहीं था, कोई सफ़ेद कोट नहीं था, जिसकी मुझे उम्मीद थी। उस डॉक्टर ने बाकी तिब्बतियों की तरह मोटा सा स्वेटर और हैट पहन रखा था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मेरी नब्ज़ देखी और कुछ सवाल किए। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सीटन, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। उसने मेरे साथी सीटन के द्वारा मुझे बताया कि मुझे ये परेशानी जुकाम के कारण है, ऊपर से इतनी ऊंचाई पर हूँ और मुझे कुछ दवाई दी। आई आस्क्ड हिम इफ ही थ्रू आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओ यस, ही सेड, यू विल बी फाइन। राइटर बताते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि मैं कोरा यदि परिक्रमा कर पाऊंगा कैलाश माउंटेन की, तो वो कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। आई वॉक्ड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5 days course of Tibetan medicines which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tastes just like cinnamon. मैंने भूरा लिफाफा लिया जिसमें 15 कागज की पुड़िया थी। ये दवा 5 दिन की दी थी मुझे, जिसे 3 वक्त लेनी थी। मैंने नाश्ते के बाद का पहला पैकेट खोला जिसमें भूरे रंग का पाउडर था। गर्म पानी में लिया, उसका स्वाद इलायची जैसा था। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन pellets. I took them that night after my first full day's course. I slept very soundly, like a long, not a dead man.
दोपहर और सोने के समय वाला पैकेट जिसमें छोटी छोटी गोल भूरे रंग की गोलियां थी, मैंने उन्हें लिया। उस दिन की पूरी दवा लेने के बाद मैं गहरी नींद में सोया। मुझे नींद ऐसी लगी जैसे कि कोई मृत व्यक्ति होता है। डार्चन डिड नॉट लुक so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubbed and refuse. But the sun shone brilliantly in the clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. रात भर अच्छी नींद लेने के बाद डार्चन मुझे धूल और मलबे की गंदगी के बावजूद उतना खराब नहीं लग रहा था जैसा पहले लग रहा था। डार्चन में नीला आसमान साफ था जिसमें सूर्य चमक रहा था, और मैदान के उस पार दक्षिण का नज़ारा मुझे हिमालय का दर्शन करवा रहा था, जिस पर एक बर्फ से ढका पहाड़ था जिस पर हल्के से बादल के टुकड़े थे। द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general store selling Chinese cigarette, soap and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. इस छोटे से कस्बे डार्चन में जरूरी चीज़ों की दुकानें थीं, जैसे चीन की सिगरेट, साबुन या पूजा के उपयोग में होने वाली झंडी की जो रस्सियाँ मिलती हैं वो इस दुकान में मिल रही थी। नियर बाय वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रूक that babbled down past my guest house. Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There was no pilgrims. मेरे गेस्ट हाउस के पास से कलकल करता हुआ बर्फीला नाला बह रहा था जिसमें कुछ औरतें अपने बालों को धो रही थी। सब बहुत ही आराम में थे। यहाँ पर कोई तीर्थयात्री की भीड़ नहीं थी क्योंकि यह ऑफ सीजन था। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging and settlement round its edge as they set up their tents, which spilled down on the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. मुझे बताया गया था, ऐसा राइटर कहते हैं, यह स्थान तीर्थ यात्रियों के आने के मौसम में परवान चढ़ता है और ये कस्बा तीर्थ यात्रियों से भरा पूरा होता है। तीर्थ यात्रियों में बहुत से लोग तो अपने ठहरने का सामान साथ लेकर आते हैं और इस मैदान में टेंट लगा लेते हैं। खाली माहौल देखकर मैं समझ गया था कि मैं काफी पहले आ गया हूँ, जबकि मेरे आने का प्लान मौसम के शुरुआत में रखा था। One afternoon I sat pondering my operation over a glass of tea in Darchan's only cafe. After a little consideration, I conclude they were severely limited. Clearly, I had not made much progress with my self program on positive thinking. डार्चन के एकमात्र जो कॉफी हाउस में मैं बैठा था, राइटर बैठे थे। दोपहर के समय वो चाय पीते हुए सोच रहे थे कि इस यात्रा में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वे बहुत ही अधिक सीमित थे और मुझे अपनी मदद खुद करने के लिए सकारात्मक सोच रखनी होगी। In my defense, I had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. The pilgrimage trail with well trodden, but I did not fancy doing it alone. The Kora was seasonal because part of the route were liable to blockage of snow. अपने बचाव में राइटर कहते हैं, अगर मैं अपने बचाव में कहूँ तो अपने सोने की तकलीफ को देखते हुए यह आशा नहीं था, पर मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह परिक्रमा मौसमी है। I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encountered by the chunk of dirty ice that still clung to the bank of Darchan Brook. Since Seaton had left, I had not come across anyone in Darchan with enough English to answer even this most basic question. क्योंकि इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता इसलिए नहीं था क्योंकि इस परिक्रमा पर जाने वाले रास्ते बर्फ से बंद हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं था, परंतु बर्फ के टुकड़े डार्चन के नाले में अभी भी दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण मैं ज्यादा उत्साहित नहीं था। सीटन भी मेरे साथ नहीं था और डार्चन में अंग्रेजी जानने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आगे का सफर करने के लिए रिस्क नहीं ले सकता था। Until that age, I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous with a long metal
stove that ran down the middle. The wall and ceiling were wrapped in sheet of multicolored प्लास्टिक। वहाँ मेरी मुलाकात नोरबू से हुई। वो कॉफी हाउस जिसमें मैं बैठा था वो छोटा अंधेरे से भरा गुफा के समान था, जिसके बीचों बीच एक लंबा सा स्टोव था। उसकी दीवारें और छत अनेक रंग के प्लास्टिक की चादरों से ढकी थी। द स्ट्रिप्स वेराइटी ब्रॉड ब्लू, रेड एंड व्हाइट that is made into stout voluminous shopping bags sold all over in China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. ये प्लास्टिक की चादरें जिससे दीवार और छत ढकी थी, नीली, लाल, सफेद चौड़ी पट्टियों के रूप में थी। इन प्लास्टिक को बैग बनाने में चाइना, एशिया, यूरोप में इन प्लास्टिक का बैग बनाकर चाइना, एशिया, यूरोप में बेचा जाता है। इस सिल्क मार्ग में चीन द्वारा निर्यात की जाने वाली प्लास्टिक आज सबसे अधिक बेची जाती है। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. I would also brought a novel with me to help pass the time. इस कॉफी हाउस में एक ही खिड़की थी जिस पर मैंने अपनी जगह बनाई थी समय बिताने के लिए, और समय पास करने के लिए मैंने एक उपन्यास भी अपने साथ रखा था। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my recti table. You English? He inquired after he had ordered tea. I told him I was and we struck up a conversation. नोरबू ने जैसे ही मेरी किताब देखी बड़े ही उतावलेपन से उससे पूछा क्या मैं इस स्थान पर बैठ सकता हूँ, और उसने चाय का ऑर्डर देते हुए मुझसे कहा क्या आप अंग्रेज हैं? मैंने कहा हाँ, और फिर हम बातचीत करने लगे। I did not think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal-rimmed spectacles of a Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of फील्ड वर्क। मुझे नहीं लगा कि वो यहाँ का रहने वाला है क्योंकि वो जैकेट और मेटल का चश्मा पहना हुआ था जो पश्चिमी स्टाइल का था। उसने कहा वो तिब्बती है और चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस जो बीजिंग में है वहाँ काम करता है। शायद किसी काम के सिलसिले में वो यहाँ पर आया था। यस एंड नो ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। माई हार्ट जम्प्ड। नोरबू हैड बीन राइटिंग academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. जब उसने कहा कि वो काम के सिलसिले से आया है और पूरा भी करने की चाहत रखता है तो मुझे खुशी हुई कि कोई साथी मिला। उसने बताया कि मैं इस परिक्रमा पर लेख लिख रहा हूँ और बुद्ध साहित्य में इसकी क्या महत्व है इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, पर परिक्रमा मैंने कभी नहीं की। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. We could be a team, he said exactly, to academics who had escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. जब मैंने बताया कि मैं डार्चिन क्यों आया हूँ तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला कि अब हम एक टीम बनकर काम करेंगे। भावुकता में वो बोला, दो विद्वान जो लाइब्रेरी के ज्ञान से हटके फील्ड वर्क का अनुभव करेंगे। मैंने सोचा शायद मेरी पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच ही है जिसने मुझे नोरबू से मिलाया। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for pilgrimage. नोरबू से जब ये पता चला कि वो उसी गेस्ट हाउस में रुका है और इस सफ़र में पूरी तैयारी के बिना ही आया है, जिसके कारण उसे भी मेरी ही तरह बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो मुझे राहत मिली कि आगे की समस्याओं में मुझे इसका सहयोग मिलेगा। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be very high up. He kept reminding me so tiresome to walk. He was not really practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm as he was of course Tibetan. वो बता रहा था कि चलना बहुत थकान वाला है क्योंकि बहुत ऊंचाई है और वो मोटा है, पर उसके उत्साह को देखकर लग रहा था कि वह बौद्ध प्रचारक नहीं था, वह एक तिब्बती था। उसके उत्साह को देखकर लगता था। Although I would originally envisaged making the trek
In the company of devout believers, on reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. He suggested that we hire some yak to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, as he had no intention of protesting himself all round the mountain. Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It was not his style and anyway his tummy was too big. जब मैंने योजना बनाई कि श्रद्धालुओं के साथ ट्रैकिंग पर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं नोरबू के साथ जाऊं क्योंकि वही एक आदर्श साथी होगा मेरे लिए, तब उसने मुझे सलाह दी कि सामान ढोने के लिए याक हम किराए पर ले लेते हैं। मुझे उसका विचार अच्छा लगा। नोरबू ने कहा कि वो कोरा लेट लेट कर दर्शन करने नहीं जाएगा और हंसने लगा। तो राइटर बोला कि नोरबू के बड़े पेट के साथ कोरा लेट लेट कर दर्शन करने जाना संभव भी नहीं है। So with this we come to an end of lesson. This lesson give many information about Silk Route, Mount Kailash, Tibetan culture and Kora. I hope you like the video. It is useful for you. Thank you.